अर्जेंटीना भारत के सपोर्ट में आया यूरोप के खिलाफ। यूरोप को चाहिए था भारत का सीक्रेट डेटा। जानेंगे क्या है मामला जिस पे भारत एकदम से उखड़ गया है और भारत के साथ अर्जेंटीना आकर खड़ा हो गया है। जहां ये सब कुछ चल रहा है एक तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में भारत की जबरदस्त एंट्री। चाइना को एक बड़ा झटका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ना, यूरोप के जो ज्यादातर देश हैं, अगर कभी इतिहास पलट कर देखेंगे तो उस इतिहास में आपको मिलेगा इनके लोग ही व्यापारी थे और व्यापार के चक्कर में ये दूसरे जगहों को ढूंढते थे। इन्होंने अमेरिका को ढूंढा, इन्होंने कई सारे नए देशों की खोज करी। यूरोपियन बड़े बड़े माल जहाज में भरकर नए नए जगहों की खोज करते थे ताकि अपने माल को बेच सके। तो एकदम से इनके अंदर जो है ना व्यापारी वाला पूरा गुण है। बाकी दुनिया ने अगर व्यापार किसी से सीखा है तो इन्हीं यूरोपियन से सीखा है। ये बनिया वाला ज्ञान खूब लगाते हैं। अब हुआ क्या, आपको याद होगा एक बहुत बड़ा डिमांड रखा गया और ये था कार्बन टैक्स। कार्बन टैक्स को लेकर सबसे पहले भारत ही बौखलाया था और भारत के साथ साथ चाइना भी आकर खड़ा हो गया था। कार्बन टैक्स में क्या कहा गया, तो कार्बन टैक्स में ये कहा गया कि जो भी देश बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं उन देशों को हमें ज्यादा टैरिफ में सामान बेचना होगा। मतलब कि जैसे स्टील फैक्ट्रियां, ऑयल रिफाइनरिंग, सीमेंट की कंपनियां, यहाँ पर इन्होंने इनके ऊपर लगा दिया एक तरीके से टैरिफ चार्ज कि आप चूंकि जब उत्पादन होता है तो कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है तो आप जब हमारे देश में बेचने आओगे तो हम आपसे ज्यादा कीमत लेंगे, वो टैक्स भी वसूलेंगे जो टैक्स कार्बन टैक्स के अंतर्गत आता है। पहली बात तो ये कि इस तरीके का प्रैक्टिस ही गलत था। ये बहुत ही अनफेयर था, जिसे हम कह सकते हैं अनफेयर लगान जिसे कहें कि एकदम से लाकर थोप दिया वाली बात थी। अब इसके बीच में यूरोपीय यूनियन ने क्या किया, सभी देशों को ये कहा कि ऐसा करो, आप अगर चाहते हो कि नहीं लगे टैरिफ तो आप हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग का पूरा डेटा दो। अब मैन्युफैक्चरिंग का डेटा दो मतलब वो सारी पद्धतियां बताओ, वो सारी चीज बताओ, किस तरीके से आप मैन्युफैक्चर करते हो, कितना आपका कार्बन निकलता है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब आप जरा देखिए 7 सेक्टर हैं जो इसमें जुड़ गए थे। स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, अल्मुनियम, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट, मतलब करीब सारी ही चीजें। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीज होने का मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था पर भी एक तगड़ा वाला चोट। अब भारत ने कहा कि जी नहीं, हम आपको डेटा नहीं देंगे। डेटा क्यों नहीं देंगे? भारत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम आपको इसका उत्तर देंगे। अभी हम फिलहाल आपको डेटा नहीं देने वाले हैं। डेटा इसलिए नहीं देने वाले हैं क्योंकि हर कंपनी की, हर व्यापार के कुछ सीक्रेट्स होते हैं और हमारे भी व्यापार के कुछ सीक्रेट्स हैं। आपको इस कार्बन टैक्स के बहाने हमारा डेटा चाहिए ताकि आप हमारे सीक्रेट्स समझ सकें, आज समझ सकें कि हम किस तरीके से व्यापार कर रहे हैं और हमारी कंपनियां क्यों प्रॉफिट में जा रही हैं, ताकि आप अपने व्यापार को पुनर्जीवित कर सकें। इसलिए हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात क्या है, भारत के इस कदम के बाद सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि यूरोपीय यूनियन को ठगा हुआ महसूस हो रहा है। आपको बता दें दरअसल बात क्या है, एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देखिए। हर कंपनी की ना अपनी अपनी इंजीनियरिंग होती है। ब्लास्ट फर्नेस ये हर जगह पर बदला गया है, इंजीनियर्स अपने अपने हिसाब से बदल देते हैं। अब जब आप डिटेल दोगे तो सारा डिटेल चला जाएगा और सारा डिटेल अगर चला जाता है तो फिर आप जो प्राइस को मैनेज करके रखते हो वो भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि भारत के सपोर्ट में अर्जेंटीना भी आ गया है, ब्राजील भी आ गया है, जो ये कह रहे हैं कि जी नहीं ये गलत है। थाईलैंड भी, ताइवान भी भारत के सपोर्ट में है और ये कह रहे हैं कि जी हाँ डेटा मांगना गलत है
और हम आपको डेटा नहीं दे सकते हैं। अब कार्बन टैक्स मामले में आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इतने सारे देश जब भारत के सपोर्ट में हैं तो कार्बन टैक्स मामले में यूरोपीय यूनियन को झुकना ही होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी चिंताएं हो रही हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमारे हाथ से नेपाल भी गया, हमारे हाथ से भूटान भी गया, हमारे हाथ से पाकिस्तान भी गया और हमारे हाथ से मालदीव भी जा रहा है। ऐसे में भारत कैसे सिचुएशन को संभालेगा? तो आपको बता दें, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो भारत वापस लाने की कोशिश भी कर रहा है और इनमें से एक है श्रीलंका। श्रीलंका में भारत जोरदार वापसी करना चाह रहा है और इसी के तहत कई सारे एक्शन श्रीलंका के साथ हो रहे हैं। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। श्रीलंका में भारत अपना कदम किस तरीके से बढ़ा रहा है। भारत के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रीलंका की सरकारी मोबाइल कंपनियों को खरीदने के लिए लाइन में लग गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज की दूरसंचार शाखा जियो प्लेटफॉर्म्स ने सरकारी स्वामित्व वाले दूरसंचार कंपनी श्रीलंका टेलीकॉम पीएलसी में हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। आर्थिक रूप से इस वक्त श्रीलंकाई सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान है और धन जुटाने के लिए अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों का निजीकरण करना चाह रही है। कोलंबो ने 10 नवंबर से संभावित निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे, जिसमें जियो का भी आवेदन था और रिपोर्ट के मुताबिक जियो के अलावा 2 और विदेशी कंपनियों ने श्रीलंका की सरकारी टेलीफोन कंपनी खरीदने के लिए बोली लगाई है। बोली लगाने के समय सीमा खत्म होने के बाद 12 जनवरी को श्रीलंकाई सरकार ने एक प्रेस रिलीज करी है, जिसमें जियो प्लेटफॉर्म, गोट्यून इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, पेटिगो कमर्शियल इंटरनेशनल एलडीए को 3 संभावित बोलीदाताओं के रूप में नामित किया है। वैसे कहा जा रहा है कि अब मंत्रियों के द्वारा मंजूरी दी जाएगी। आपको बता दें, गैर प्रमुख क्षेत्रों को प्राइवेट बनाने के लिए श्रीलंका को आईएमएफ के द्वारा भी कहा गया है। श्रीलंका की सरकारी कंपनियों के लिए बोली लगाना सिर्फ कारोबारी नजरिए से ही नहीं बल्कि रणनीतिक नजरिए से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देश के बाजार में किसी भारतीय कंपनी का विस्तार होगा, बल्कि भविष्य में श्रीलंकन टेलीकॉम सेक्टर में घुसने की चीन की कोशिश को रोका जा सकेगा। ब्रोकरेज कंपनी बोफा ने जियो प्लेटफॉर्म्स के वैल्यूएशन 107 अरब डॉलर आंकी है। बोफा ने एक नोट में कहा है कि उससे उम्मीद है कि जियो प्लेटफॉर्म इस साल अपने एडवांस फीचर फोन जियो भारत और वायरलेस ब्रॉडबैंड डिवाइस जियो एयर फाइबर के साथ गहरी पैठ बनाते हुए ग्राहकों को जोड़ेगा। और कहा जा रहा है श्रीलंकन टेलीकॉम कंपनी पीएलसी में श्रीलंका के सरकार की करीब 49.5% की हिस्सेदारी है, जबकि 45% हिस्सेदारी ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन होल्डिंग्स के पास है। जबकि श्रीलंका की सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।